हैरी पॉटर और आग का प्याला, अध्याय 14, अक्षम्य शाप। अगले 2 दिनों तक कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। महत्वपूर्ण घटना आप सिर्फ इसी से मान सकते हैं, सिवाय इसके कि नेविल ने जादुई काढ़े की क्लास में अपनी 6वीं कड़ाही पिघला दी। प्रोफेसर स्नैप गर्मी के बाद गरुण द्वार के विद्यार्थियों के प्रति और भी ज्यादा दुर्भावना रखने लगे थे। नेविल को उन्होंने सींग वाले मेढकों की आंतें निकालने की सजा दी। जब वो ये काम करके लौटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। हरमाइनी नेविल को स्वच्छता सम्मोहन सिखाने लगी ताकि वो अपने नाखूनों के नीचे फंसी मेढक की आंतों को बाहर निकाल सके। ये देखकर रॉन ने हैरी से कहा, तुम जानते हो इन दिनों स्नैप का मूड इतना खराब क्यों रहता है? हाँ, मूडी के कारण। सभी लोग ये जानते हैं कि स्नैप दरअसल गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगातार 4थे साल इसका मौका नहीं मिला है। स्नैप गुप्त कलाओं से रक्षा के उनके सभी पुराने टीचर्स को नापसंद करते थे और वे उनके सामने अपनी नापसंदगी प्रकट कर देते थे, लेकिन बावरे नैन मूडी के सामने स्नैप बहुत सावधानी से पेश आते हैं। जब भी हैरी ने दोनों को साथ साथ देखा, खाने के वक्त या गलियारे में एक दूसरे के सामने से गुजरते वक्त, तो उसे यही लगा कि स्नैप मूडी की आंखों से बचते हैं, सामान्य आंख से भी और जादुई आंख से भी। हैरी ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि स्नैप उनसे डरते हैं। कल्पना करो, मूडी स्नैप को सींग वाले मेढकों में बदल दे और उन्हीं के तहखाने में यहाँ वहां उछालने लगे। रॉन ने कल्पना में ऊपर देखते हुए कहा। गरुण द्वार के 4th ईयर के विद्यार्थी मूडी की पहली क्लास में जाने के लिए बेताब थे। गुरुवार को लंच के बाद क्लासरूम के सामने जल्दी पहुंच गए। वो घंटी बजने के पहले ही उनके क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। सिर्फ एक ही विद्यार्थी नहीं था, वो थी हरमाइनी, जो घंटी बजते ही वहां आ गई। मैं लाइब्रेरी में थी। हैरी ने उसका वाक्य पूरा किया। जल्दी करो वरना हमें अच्छी सीटें नहीं मिलेंगी। वे जल्दी जल्दी टीचर की डेस्क के ठीक सामने वाली 3 कुर्सियों पर बैठ गए। वे गुप्त शक्तियां, आत्मरक्षा की मार्गदर्शिका की अपनी अपनी किताबें निकालकर चुपचाप इंतजार करने लगे, जो असामान्य बात थी। जल्दी ही उन्हें गलियारे में मूडी के लकड़ी वाले पैर की ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वो कमरे में आ गए। वो हमेशा की तरह अजीब और डरावने दिख रहे थे। दुशाले के नीचे से उनका लकड़ी का पैर झांकता हुआ दिख रहा था। तुम लोग अपनी किताबें अंदर रख लो, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विद्यार्थियों ने अपनी किताबें अंदर रख ली। रॉन रोमांचित था। मूडी ने रजिस्टर बाहर निकाला, अपने सफेद भूरे खिचड़ी बालों को अपने विकृत और जले चेहरे से हटाया और विद्यार्थियों की हाजिरी लेने लगे। उनकी सामान्य आंख नामों की सूची पर थी, जबकि जादुई आंख चारों तरफ, और हर उस विद्यार्थी पर टिक जाती जो अपना नाम पुकारे जाने पर यस सर कहता। ठीक है, उन्होंने कहा जब आखिरी विद्यार्थी ने यह बता दिया कि वो क्लास में मौजूद है। मुझे प्रोफेसर ल्यूपिन ने चिट्ठी लिखकर क्लास की प्रगति के बारे में बताया है। ऐसा लगता है तुम लोगों को गुप्त प्राणियों से मुकाबला करने का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तुम लोग बहरूपीय, लाल टोपी, हिंकी पंक्स, जल राक्षस, कप्पाज और नरभेड़ियों के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है? सबने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन शापों का मुकाबला करने में पीछे हूँ, बहुत पीछे। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि जादूगर एक दूसरे का कितना बुरा कर सकते हैं, काले जादू से कैसे निपटना है, और ये सिखाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 साल है। रॉन के मुंह से निकल गया, क्या आप इसके बाद यहाँ नहीं रुकेंगे? मूडी की जादुई आंख घूमी और रॉन को घूरने लगी। रॉन डर गया, लेकिन एक ही पल बाद मूडी मुस्कुराने लगे। हैरी ने पहली बार उन्हें मुस्कुराते हुए देखा था। उनका बुरी तरह क्षत विक्षत चेहरा और भी ज्यादा मुड़ा तुड़ा दिख रहा था, लेकिन सबको जानकर राहत हुई कि वो मुस्कुराने जैसा दोस्ताना काम कर सकते हैं। रॉन बहुत ज्यादा राहत में दिखा। तुम आर्थर वीजली के बेटे हो, है ना? मूडी ने कहा। तुम्हारे डैडी ने कुछ दिनों पहले मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया था। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ 1 साल ही रुकूंगा, डम्बलडोर के विशेष आग्रह पर। 1 साल बाद मैं अपने शांतिपूर्ण रिटायरमेंट में लौट जाऊंगा। वो रूखेपन से हंसे, फिर उन्होंने अपने गांठदार हाथों से ताली बजाई। तो अब सीधे शुरू करते हैं शाप। शाप कई तरह के होते हैं, उनकी शक्तियां अलग होती हैं। देखो, जादू मंत्रालय के अनुसार मुझे
तुम्हें सिर्फ शापों का तोड़ सिखाना चाहिए और बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। जब तक तुम लोग 6th ईयर में ना पहुंच जाओ तब तक मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए कि गैर कानूनी गुप्त शाप कैसे दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक तुम लोग इतने बड़े नहीं होगे कि इनसे मुकाबला कर सको। लेकिन तुम्हारे बारे में प्रोफेसर डंबलडोर की राय बहुत अच्छी है। उन्हें लगता है कि तुम इनसे आसानी से निपट सकते हो और मुझे भी लगता है कि तुम्हें इन शापों के बारे में जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। जो जादूगर तुम्हें गैर कानूनी शाप देगा वो तुम्हें ये कभी नहीं बताएगा कि वो क्या करने वाला है। ये काम शराफत या विनम्रता से नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है। तुम्हें सतर्क रहना है। मिस ब्राउन, मेरे पढ़ाते वक्त आप उसे दूर हटा दें। लेवेंडर उछल गई और शर्मा गई। जब वो टेबल के नीचे से पार्वती को अपनी कुंडली दिखा रही थी, सब समझ गए कि मूडी की जादुई आंख ठोस लकड़ी के पार देख सकती है। तो क्या तुम में से किसी को मालूम है कि जादूगरों के कानून में किन शापों के लिए सबसे ज्यादा सजा मिलती है? कई हाथ झिझकते हुए हवा में उठे, जिसमें रॉन और हरमाइनी का हाथ भी था। मूडी ने रॉन की तरफ इशारा किया, हालांकि उनकी जादुई आंख लेवेंडर पर टिकी हुई थी। मेरे डैडी ने मुझे एक शाप के बारे में बताया था, शायद सम्मोहन शाप, रॉन ने झिझकते हुए कहा। ओह हाँ, तुम्हारे डैडी उस शाप के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। एक वक्त था जब सम्मोहन शाप के कारण मंत्रालय को बहुत दिक्कत आई थी, मूडी ने प्रशंसा से कहा। मूडी अपने लकड़ी के पैर पर जोर देकर खड़े हुए। उन्होंने एक डेस्क की दराज खोली, उसमें से कांच का डिब्बा बाहर निकाला। उसके भीतर 3 बड़ी बड़ी काली मकड़ियां चल रही थी। रॉन पीछे हट गया। मूडी ने डिब्बे में हाथ डालकर मकड़ी को पकड़ा और अपनी हथेली पर रख लिया ताकि सभी विद्यार्थी उसे देख सकें। फिर उन्होंने अपनी छड़ी मकड़ी की तरफ की और बुदबुदाकर बोले, सम्मोहितो। मकड़ी मूडी की हथेली से रेशम के एक धागे पर उछली और आगे पीछे ऐसे झूलने लगी जैसे झूला झूल रही हो। उसने अपने पैर कसकर आपस में बांधे और फिर पीछे उलट गई। फिर वो धागे को तोड़कर डेस्क पर कूद गई और गोल गोल घूमने लगी। मूडी ने अपनी छड़ी लहराई। मकड़ी फौरन अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ी होकर नाचने लगी। सब लोग हंस रहे थे सिवाय मूडी के। तुम लोगों को ये मजेदार लग रहा है ना? वो गुर्राए। अगर तुम्हारे साथ कोई ये करेगा तो तुम्हें क्या इतना ही मजा आएगा? सभी की हंसी फौरन रुक गई। पूर्ण नियंत्रण, मूडी ने धीरे से कहा। जब मकड़ी एक बार फिर गुलाटियां खाने लगी, मैं इसे आदेश दूंगा, ये खिड़की से बाहर कूद जाएगी, डूब जाएगी या तुम में से किसी के गले के नीचे चली जाएगी। रॉन की कपकपी छूट गई। मूडी ने कहा, बरसों पहले बहुत से जादूगर और जादूगरनियों को सम्मोहन शाप से नियंत्रित किया गया था। हैरी समझ गया ये उन दिनों की बात है जब वोल्डेमॉर्ट सर्वशक्तिमान था। मंत्रालय के लोगों को ये पता लगाने में बहुत दिक्कत आती थी कि कौन ये काम मजबूरी में कर रहा है, कौन अपनी इच्छा से। सम्मोहन शाप से लड़ा जा सकता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसमें चरित्र की सच्ची शक्ति की जरूरत होती है जो हर व्यक्ति में नहीं होती। अगर इससे बच सको तो बचना ही बेहतर है। पूर्ण सावधानी। वो चिल्लाए, जिसकी वजह से विद्यार्थी चौंक कर उछल गए। मूडी ने गुलाटियां खाती मकड़ी को पकड़ा, दोबारा डिब्बे में डाल दिया। किसी और को किसी शाप के बारे में पता है? कोई और गैर कानूनी शाप? हरमाइनी का हाथ फिर हवा में उठ गया। हैरी को देखकर हैरानी हुई। नेविल का हाथ भी उठ गया था। आमतौर पर नेविल सिर्फ एक ही क्लास में सवालों के जवाब देता था, जड़ी बूटी विज्ञान, जो उसका सबसे प्रिय विषय था। नेविल अपनी हिम्मत पर खुद हैरान दिख रहा था। हाँ, मूडी की जादुई आंख घूमी और नेविल पर टिक गई। एक शाप है, पीढ़ीकृत शाप, नेविल ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। मूडी दोनों आंखों से नेविल को गौर से देख रहे थे। तुम लॉन्ग बॉटम हो, है ना? उन्होंने पूछा और उनकी जादुई आंख विद्यार्थियों के नाम वाले रजिस्टर को देखने लगी। नेविल ने घबराकर सिर हिलाया। मूडी ने कोई और सवाल नहीं पूछा। क्लास की तरफ देखते हुए उन्होंने कांच के डिब्बे में से अगली मकड़ी को निकाला। उन्होंने उसे डेस्क पर रख दिया, जहां वो स्थिर बैठी रही क्योंकि वो हिलने से डर रही थी। पीढ़ीकृत शाप, हम मकड़ी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। उन्होंने मकड़ी की तरफ छड़ी करते हुए कहा, वृहदो। मकड़ी फूल गई, बड़ी दिखने लगी। अब नाटक की चिंता छोड़कर रॉन ने अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली।
मूडी की डेस्क से जितनी दूर पहुंच सकता था पहुंच गया। मूडी ने छड़ी उठाकर मकड़ी की तरफ किया और बुदबुदाकर बोले, पीड़ितो। मकड़ी के पैर फौरन शरीर की तरफ मुड़ गए। वो पलट गई और भयंकर तरीके से छिटपटाने लगी, इधर उधर लुढ़कने लगी। हैरी को यकीन था कि अगर वो बोल पाती तो इस समय चीख रही होती। मूडी ने छड़ी नहीं हटाई। मकड़ी और भी बुरी तरह कांपने और छिटपटाने लगी। इसे रोक दीजिए, हरमाइनी तीखी आवाज में बोली। हैरी ने पलटकर हरमाइनी को देखा। हरमाइनी मकड़ी को नहीं, नेविल को देख रही थी। नेविल ने सामने वाले डेस्क को कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ सफेद थे और उसकी आंखें दहशत के कारण फैल चुकी थी। मूडी ने छड़ी उठाई। मकड़ी के पैर शांत हो गए, लेकिन वो कांप रही थी। लघुतो। मूडी बुदबुदाए और मकड़ी फिर से अपने सही आकार में आ गई। मूडी ने उसे दोबारा डिब्बे में रख दिया। दर्द, मूडी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें पीड़ीकृत शाप देना आता है तो किसी को सताने के लिए चाबुक या चाकू की जरूरत नहीं है। एक जमाने में ये शाप भी बहुत लोकप्रिय था। ठीक है, किसी को तीसरा शाप मालूम है? हैरी ने चारों तरफ देखा। सब सोच रहे थे आखिरी मकड़ी के साथ जाने क्या होगा। हरमाइनी का हाथ तीसरे बार हिला, ऊपर उठ गया। हाँ, मूडी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मृत्यु दंशम। हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। कई लोगों ने उसकी तरफ घबरा कर देखा, जिसमें रॉन भी शामिल था। मूडी ने कहा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरी और सबसे बुरा, मृत्यु दंशम, मारने वाला शाप। उन्होंने अपना हाथ कांच के डिब्बे में डाला। ऐसा लगा जैसे तीसरी मकड़ी को समझ में आ गया था उसके साथ क्या होने वाला है। वो मूडी की उंगलियों से बचने के लिए कांच के बर्तन में इधर उधर भागने लगी। मूडी ने पकड़कर डेस्क पर रख दिया। मकड़ी लकड़ी की सतह पर दहशत में तेजी से भागने लगी। मूडी ने अपनी छड़ी उठाई। हैरी को भयंकर रोमांच का एहसास हुआ। मूडी गरजे, मृत्यु दंशम। हरी रोशनी की चौंधियाने वाली चमक। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल अदृश्य चीज हवा में उड़ रही थी। तत्काल मकड़ी पलटकर उल्टी हो गई। कोई निशान नहीं था, लेकिन वो मर चुकी थी। कई लड़कियों की चीख निकल गई। जब मकड़ी रॉन की तरफ भाग कर आ रही थी तो उसने पीछे हटने की कोशिश की और सीट से गिरते गिरते बचा। मूडी ने मरी हुई मकड़ी को डेस्क से हटाकर फर्श पर गिरा दिया। उन्होंने धीरे से कहा, यह अच्छा नहीं है, सुखद भी नहीं है और इसका कोई तोड़ भी नहीं है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। आज तक इससे सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है और वो इस समय ठीक मेरे सामने बैठा है। हैरी का चेहरा लाल हो गया। जब मूडी की दोनों आंखें उस पर पड़ी तो उसने महसूस किया बाकी सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। हैरी खाली ब्लैक बोर्ड को एकटक दिखने लगा, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं था। तो उसके मम्मी डैडी की मौत इस तरह हुई थी, ठीक इस मकड़ी की तरह। क्या उनके शरीर पर कोई निशान नहीं बना होगा? क्या उन्होंने सिर्फ हरी रोशनी की चमक देखी होगी और तेजी से आती हुई मौत की आवाज़ सुनी होगी और फिर शरीर से जान निकल गई होगी? हैरी 3 साल से मम्मी डैडी की मृत्यु की दृश्य की कल्पना कर रहा था, तभी से जब से उससे पता चला था कि उनकी हत्या हुई थी। हैरी को आज ये पता चल गया था उस रात क्या हुआ था। कैसे वर्मटेल ने उसके मम्मी डैडी के ठिकाने का राज वोल्डेमार्ट को बताया था, जो उनके घर पर आया था। कैसे हैरी के डैडी जेम्स पॉटर ने वोल्डेमार्ट को रोकने की कोशिश की थी। कैसे उन्होंने चिल्लाकर अपनी पत्नी लिली से कहा था कि वो हैरी को लेकर भाग जाए। कैसे वोल्डेमार्ट ने हैरी के डैडी को पहले मारा और फिर लिली पॉटर की तरफ बढ़ा ताकि वो हैरी को मार सके, लेकिन लिली नहीं हटी। कैसे लिली ने वोल्डेमार्ट से कहा कि वो हैरी की बजाय उसे मार डाले। ये सुनकर वोल्डेमार्ट ने लिली को मार डाला और इसके बाद उसने अपनी छड़ी हैरी की तरफ तान दी। हैरी ये सारी बातें इसलिए जानता था क्योंकि पिछले साल दम पिशाचों से जूझते समय उसने अपने मम्मी डैडी की आवाज़ें सुनी थी। दम पिशाचों में ये भयंकर शक्ति होती है कि उनके सामने आते ही उनके शिकार को अपनी ज़िंदगी की सबसे बुरी घटनाएं याद आती हैं और वो निराशा में डूब जाता है। मूडी फिर बोलने लगे। हैरी को उनकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई लगी। बहुत कोशिश करके वो वर्तमान में वापस लौटा और मूडी की बातें सुनने लगा। मृत्युदंशम एक ऐसा शाप है जिसे देने के लिए बहुत शक्ति की ज़रूरत है। तुम लोग चाहो तो अभी अपनी छड़ियाँ मेरी तरफ तान कर ही शब्द बोल दो। मुझे नहीं लगता कि मेरी नाक से खून भी निकलेगा।
लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ तुम्हें ये सिखाने नहीं आया हूँ कि शाप कैसे दिया जाता है। अब अगर इसका कोई तोड़ नहीं है तो फिर मैं ये तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम ऐसी स्थिति में रहो जहाँ तुम्हारा इस शाप से मुकाबला हो। पूर्ण सावधानी, वो गरजे और एक बार फिर पूरी क्लास चौंक कर उछल पड़ी। अब ये 3 शाप मृत्युदंशम, सम्मोहन शाप और पीड़ीकृत शाप अक्षम्य कहे जाते हैं। इनमें से किसी का भी प्रयोग करने पर अज़्क़बान में तुम्हें उम्र कैद की सज़ा मिलती है। तुम्हें इन शापों से मुकाबला करना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा इनसे कैसे लड़ते हैं। तुम्हें तैयारी की ज़रूरत है, तुम्हें हथियार बंद होने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम्हें पूर्ण निरंतर सावधानी की ज़रूरत है। अपनी अपनी कलम बाहर निकालो, इसे लिख लो। बाकी का समय उन्होंने अक्षम्य शापों के बारे में नोट्स लिखने में बिताया। घंटी बजने तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मूडी ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी तो वो क्लास से बाहर निकल आए। वो भड़बड़ा कर एक साथ बोलने लगे। ज़्यादातर विद्यार्थी शापों के बारे में हैरानी से बातें कर रहे थे। हैरी ने सोचा, ये लोग इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे क्लास में कोई बेहतरीन तमाशा हुआ है। बहरहाल ये हैरी को और हरमाइनी को भी बहुत मज़ेदार नहीं लगा। जल्दी चलो, हरमाइनी ने तनाव भरी आवाज़ में हैरी और रॉन से कहा। रॉन ने पूछा, दोबारा लाइब्रेरी जाना है? नहीं, हरमाइनी ने धीरे से बगल वाले गलियारे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नेविल गलियारे में आधी दूरी पर अकेला खड़ा था। उसके सामने पत्थर की दीवार को वो दहशत से देख रहा था। उसके चेहरे पर भय के वही भाव थे। उसकी आंखें वैसी ही फटी हुई थी जैसी तब थी जब मूडी ने पीड़ीकृत शाप दिखाया था। नेविल, हरमाइनी ने कोमलता से कहा। नेविल ने पलट कर देखा। ओह हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज़ हमेशा से ज़्यादा ऊंची थी। दिलचस्प क्लास थी, है ना? क्या पता डिनर में क्या है, मुझे बहुत भूख लगी है। नेविल, तुम ठीक तो हो? हरमाइनी ने पूछा। ओह हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, नेविल असामान्य रूप से ऊंची आवाज़ में बोला। बहुत ही दिलचस्प डिनर था, मेरा मतलब है क्लास थी। खाने में क्या है? रॉन ने हैरी की तरफ हैरानी से देखा। नेविल क्या? लेकिन तभी पीछे से उन्हें ठक ठक की आवाज़ आई। उन्होंने पलट कर देखा। प्रोफेसर मूडी लंगड़ाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। चारों चुप हो गए। पास आकर प्रोफेसर मूडी बहुत नरमी से बोले, सब ठीक तो है बेटा? उन्होंने नेविल से कहा। तुम मेरे ऑफिस क्यों नहीं चलते? चलो वहाँ चलकर एक एक कप चाय पीते हैं। नेविल मूडी के साथ चाय पीने के प्रस्ताव से और भी डर गया। वो ना तो हिला ना ही कोई जवाब दिया। मूडी ने अपनी जादुई आंखें हैरी पर डाली और पूछा, तुम तो ठीक हो पॉटर? हाँ, हैरी ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। मूडी की नीली आंख हैरी को ध्यान से देखते हुए अपने छेद में थोड़ी सी हिली। फिर वो बोले, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। हो सकता है ये डरावना लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। नाटक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा चलो लॉन्ग बॉटम, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तुम्हें अच्छी लगेंगी। नेविल ने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ आग्रह भरी निगाह से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसलिए नेविल के पास मूडी के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रॉन ने नेविल और मूडी को मोड़ पर मुड़ते हुए देखा। वो उसे क्यों ले गए हैं? मैं नहीं जानती, हरमाइनी ने चिंतित दिखते हुए कहा। कितना बढ़िया सबक था, है ना? फ्रेड और जॉर्ज ने सही कहा था। मूडी को सचमुच इस सब का अनुभव है। जब उन्होंने मृत्युदंशम शाप दिया था तो मकड़ी कितनी जल्दी मर गई, तड़ाक से। लेकिन तभी रॉन की निगाह हैरी के चेहरे पर पड़ी। वो एकदम चुप हो गया। फिर वो तब तक कुछ नहीं बोला जब तक वो बड़े हॉल में नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने कहा, उन्हें आज रात को ही प्रोफेसर ट्रेलॉनी की भविष्यवाणियां लिख लेना चाहिए, क्योंकि इस काम में घंटों लगेंगे। हैरी और रॉन गरुड़ द्वार के हॉल की तरफ जाने लगे। चलते चलते हैरी ने खुद ही अक्षम्य शापों का जिक्र छेड़ दिया। जब वो मोटी औरत की तस्वीर के पास पहुंचे तो हैरी ने कहा, अगर मंत्रालय को पता चल गया कि मूडी ने ये शाप हमें करके दिखाए थे तो क्या वो और डंबलडोर मुश्किल में नहीं फंस जाएंगे? हाँ, लेकिन डंबलडोर हमेशा अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, रॉन ने कहा। और मूडी तो बरसों से मुश्किल में फंसते चले आ रहे हैं। वो हमला पहले करते हैं, सवाल बाद में पूछते हैं।
कूड़ेदान वाली घटना ही देख लो। बकवास। पासवर्ड सुनते ही मोटी औरत आगे की तरफ झूल गई और प्रवेश द्वार खुल गया। हैरी ने कहा, क्या हम अपना ज्योतिष को होमवर्क कर लें? और क्या, रॉन ने कराहते हुए कहा। वे लोग अपनी किताबें और चार्ट लेने के लिए कमरे में गए। वहां सिर्फ नेविल ही था जो पलंग पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। मूडी की क्लास खत्म होते वक्त जो उसकी हालत थी वो उससे बेहतर हालत में था, हालांकि पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया था। उसकी आंखें थोड़ी लाल। हैरी ने उससे पूछा, तुम ठीक हो नेविल? ओह हाँ, नेविल ने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ जो प्रोफेसर मूडी ने मुझे दी है। उसने उन्हें पुस्तक का शीर्षक दिखाया, जादुई भूमध्य सागरीय जल पौधे और उनके गुण। प्रोफेसर स्प्राउट ने शायद प्रोफेसर मूडी को बता दिया है, मैं जड़ी बूटी विज्ञान में निपुण हूँ। उसकी आवाज में हल्का सा गर्व का पुट था जो हैरी ने पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा कि मुझे किताब अच्छी लगेगी, नेविल ने कहा। हैरी ने सोचा कि नेविल को प्रोफेसर स्प्राउट की तारीफ के बारे में बताना नेविल को खुश करने के लिए बहुत ही कूटनीतिपूर्ण तरीका था, क्योंकि नेविल की किसी भी विषय में शायद ही कभी तारीफ होती थी। ये काम तो वैसा ही था जैसा प्रोफेसर ल्यूपिन किया करते थे। हैरी और रॉन ने भविष्य का खुलासा की पुस्तक उठाई, हॉल में आ गए और खाली टेबल ढूंढकर बैठ गए और अगले महीने की भविष्यवाणियों पर काम करने लगे। 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं थी। हालांकि उनके टेबल पर बहुत से चर्म पत्रों के टुकड़े पड़े थे जिनमें प्रतीक और चिन्ह बने थे। हैरी का दिमाग उसी प्रकार कोहरे से भरा हुआ था जैसा प्रोफेसर ट्रेलोनी के कमरे में आग के धुएं से भर जाता था। उसने गणनाओं की लंबी सूची की तरफ एकटक देखते हुए कहा, मुझे इस बात का जरा अंदाजा नहीं है, इस सब का क्या मतलब है? देखो, रॉन ने कहा, जिसके बाल खड़े हो गए थे क्योंकि वो उलझन में अपने सिर पर उंगलियां फेर रहा था। मुझे लगता है कि हमें ज्योतिष में अपनी पुरानी कला का प्रयोग करना चाहिए। क्या मनगढ़ंत भविष्यवाणियां लिखी? हाँ, अगले सोमवार को, उसने जल्दी से और लापरवाही से लिखते हुए कहा। मुझे सर्दी हो जाएगी क्योंकि मंगल और गुरु की दुर्भाग्यपूर्ण युति हो रही है। उसने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो प्रोफेसर ट्रेलोनी को जानते ही हो, बहुत दुखद बातें लिख देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, हैरी ने कहा। जिस चर्म पत्र पर लिख रहा था उसे गुड़ी मुड़ी किया और बातें करने में जुटे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से आग में फेंक दिया। ठीक है, सोमवार को मुझे जलने का खतरा है। वो तो होगा ही, क्योंकि सोमवार को हमें फिर अग्नि डंकों के पास जाना है। ठीक है, मंगलवार को मेरी कोई कीमती चीज खो जाएगी, हैरी ने कहा, जो नए विचारों की खोज में भविष्य का खुलासा पुस्तक को उलट पुलट कर रहा था। अच्छा विचार है, रॉन ने उसे लिखते हुए कहा। बुध के कारण तुम ये लिख लो, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी पीठ में छुरा भूकेगा जिसे तुम अपना दोस्त मानते हो। हाँ, बढ़िया है, हैरी ने तेजी से लिखते हुए कहा, क्योंकि शुक्र 12वें घर में है और बुधवार को मुझे लगता है मैं लड़ाई हार जाऊंगा। लड़ाई करने तो मैं जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शर्त हार जाता हूँ। हाँ, तुम इस बात पर शर्त लगाओगे कि मैं लड़ाई जीत जाऊंगा। वे लोग 1 घंटे तक मन गढ़ंत भविष्यवाणियां बनाते रहे, जो लगातार दुखद होती चली गई। हॉल धीरे धीरे खाली होता गया क्योंकि विद्यार्थी सोने जा रहे थे। क्रुकशैंक्स उनके पास आई और उछलकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। वो हैरी की तरफ अजीब निगाह से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था वो उसी तरह देख रही थी जैसे हरमाइनी उन्हें सही तरह से होमवर्क नहीं करने पर देखती थी। हैरी हॉल में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए सोच रहा था कि अब कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बची है जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। तभी उसने देखा कि फ्रेड और जॉर्ज सामने वाली दीवार से टिककर बैठे थे। उनके सिर आसपास थे, कलमें बाहर थीं और वो एक चर्म पत्र पर झुके हुए थे। ये बहुत ही असामान्य बात थी कि फ्रेड और जॉर्ज एक कोने में बैठकर चुपचाप काम करते रहे। आमतौर पर वो सबके ध्यान का केंद्र बनकर रहना पसंद करते थे। जिस तरह से वो चर्म पत्र पर लिख रहे थे वो बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। हैरी को याद आया कि वे रॉन के घर पर भी साथ बैठकर चोरी से कुछ लिख रहे थे। उसने सोचा कि शायद वो वीजली बंधुओं की जादूगरी की दुकान का ऑर्डर फॉर्म तैयार कर रहे होंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वो इस मजाक में ली जार्डन को भी शामिल करते। फिर उसके दिमाग में आया कि कहीं इसका संबंध
जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट से तो नहीं है। हैरी ने देखा कि जॉर्ज ने फ्रेड की तरफ देखकर सिर हिलाया, फिर अपनी कलम से कुछ लिखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, जो हॉल खाली होने के कारण हैरी को सुनाई दे गई। नहीं, इससे तो ऐसा लगेगा कि हम उन पर आरोप लगा रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। फिर जॉर्ज ने ऊपर देखा, उसे दिख गया कि हैरी उसे देख रहा है। हैरी मुस्कुराया और तत्काल अपनी भविष्यवाणियों की तरफ लौट गया। वो नहीं चाहता था कि जॉर्ज ये सोचे कि वो उनकी बातें सुन रहा है। कुछ समय बाद जुड़वा भाइयों ने अपना चर्म पत्र लपेटा और गुड नाइट कहकर सोने चले गए। फ्रेड और जॉर्ज को गए हुए अभी 10 मिनट हुए थे कि तभी तस्वीर का छेद खुला और हरमाइनी हॉल में आ गई। उसके हाथ में एक चर्म पत्र था और दूसरे हाथ में एक बक्सा था, जिसके अंदर की चीज उसके चलते समय खड़ खड़ कर रही थी। क्रुकशैंक्स ने अपनी पूंछ हिलाकर उसका स्वागत किया। हेलो, उसने कहा, मेरा काम पूरा हो गया है। और मेरा भी। हरमाइनी बैठ गई। उसने अपने हाथों का सामान एक खाली कुर्सी पर रख दिया और रॉन की भविष्यवाणियों को उठाकर पढ़ने लगी। तुम्हारा अगला महीना ज्यादा अच्छा नहीं बीतेगा, है ना? उसने व्यंग भरे स्वर में कहा। रॉन ने जम्हाई लेते हुए कहा, हाँ, कम से कम मुझे चेतावनी तो मिल गई है। तुम 2 बार डूबने वाले हो, हरमाइनी बोली। अच्छा? रॉन ने अपनी भविष्यवाणियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं उसमें से एक को बदल देता हूँ। उसकी जगह मैं लिख देता हूँ कि कोई पागल गर्म अश्व मुझे कुचल देगा। कहीं वो समझ तो नहीं जाएंगी कि ये बातें तुमने मन से बनाई हैं? हरमाइनी ने कहा। ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रॉन ने नकली गुस्से में कहा। हम यहाँ पर घरेलू जिन्नों की तरह डट कर मेहनत कर रहे हैं। ये सुनकर हरमाइनी की भौं तन गई। रॉन ने जल्दी से कहा, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी है। हैरी ने अपनी कलम नीचे रख दी। उसने आखिरी भविष्यवाणी में लिखा था कि सिर कटने से उसकी मौत हो जाएगी। उसने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉक्स में क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है, हरमाइनी ने रॉन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। उसने ढक्कन खोला। उन्हें अंदर रखा सामान दिख गया। उसके अंदर 50 बैस थे। सब अलग अलग रंग के थे, लेकिन सभी पर एक ही चीज लिखी थी, SPEW। स्प्यू? ये किस बारे में है? हैरी ने एक बैज उठाकर देखते हुए कहा। स्प्यू नहीं, ये SPEW है। इसका मतलब है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर, यानी घरेलू जिन कल्याण और उत्थान संस्था। हरमाइनी ने अधीरता से कहा। इसके बारे में पहले तो कभी नहीं सुना, रॉन ने कहा। जाहिर है, सुनोगे कैसे? ये संस्था तो मैंने अभी अभी बनाई है, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। अच्छा, तुम्हारी इस संस्था में कितने सदस्य हैं? रॉन ने थोड़ा हैरानी से कहा। देखो, अगर तुम दोनों शामिल हो जाओगे तो 3 हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, स्प्यू वाले वैज पहनकर घूमना हमें अच्छा लगेगा? रॉन ने कहा। SPEW, मैं इसके बजाय इसका नाम रखना चाहती थी, हमारे साथी जादुई प्राणियों पर अत्याचार बंद करो और उनके कानूनी हकों में परिवर्तन के लिए अभियान छेड़ो। लेकिन ये बहुत लंबा था, इसलिए मैंने इसे अपने मैनिफेस्टो का शीर्षक बना लिया है, हरमाइनी ने गर्म होते हुए कहा। उसने अपना चर्मपत्र लहराया। मैंने लाइब्रेरी में काफी रिसर्च की है। घरेलू जिन्नों की गुलामी सदियों से चली आ रही है। मुझे यकीन नहीं होता किसी ने इसके बारे में पहले कुछ क्यों नहीं किया। हरमाइनी, कान खोलकर सुन लो, उन्हें ये पसंद है, उन्हें सेवा करना पसंद है, रॉन ने जोर से कहा। हमारे अल्पकालीन लक्ष्य ये हैं, हरमाइनी ने रॉन से भी ज्यादा जोर से कहा और ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो, कि हमें घरेलू जिन्नों को अच्छी तनख्वाह दिलवानी है और उनके काम करने की परिस्थितियों को बेहतर बनवाना है। हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य ये हैं कि हम जादुई छड़ी का इस्तेमाल न करने के कानून को बदलवाएंगे और जादुई प्राणी नियमन और नियंत्रण विभाग में किसी घरेलू जिन्न को जगह दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय वहां उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। और हम ये सब करेंगे कैसे? हैरी ने पूछा। हम सदस्य बनाकर काम शुरू करेंगे। मैंने सोचा है कि सदस्यता शुल्क 2 सिकल ठीक रहेगा, इसमें 1 बैज आ जाएगा और बाकी पैसों से हम अपना पैम्पलेट अभियान शुरू करेंगे। तुम कोषाध्यक्ष हो रॉन, मेरे पास एक डिब्बा है, उसमें तुम चंदा इकट्ठा करोगे, और सचिव तुम हो हैरी, इसलिए तुम मेरी इस समय कही सारी बातें लिख लो ताकि हमारी पहली मीटिंग का रिकॉर्ड रहे।
वो एक पल के लिए रुकी और उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। हैरी बैठ गया। वो कभी हरमाइनी के अभियान के बारे में सोचता तो कभी रॉन के चेहरे पर आए आनंद के भाव को देख रहा था। रॉन तो ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गया था। तभी खिड़की पर होने वाली ठक ठक ने खामोशी को तोड़ दिया। हैरी ने खाली हॉल के पार देखा। चांदनी में उसे खिड़की की चौखट पर अपनी सफेद उल्लू हेडविग दिख गई। हेडविग! वो चिल्लाया। वो अपनी कुर्सी से उछला और हॉल पार करते हुए खिड़की खोलने गया। हेडविग उड़कर अंदर आ गई। उसने पूरे कमरे का चक्कर लगाया, टेबल पर रखी हैरी की भविष्यवाणियों के ऊपर बैठ गई। हैरी ने जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहा, तुम्हें बहुत समय लग गया है। वो जवाब लेकर आई है, गंदे से चर्मपत्र की तरफ इशारा करते हुए रॉन ने कहा। हैरी ने जल्दी से उसे खोला और बैठकर पढ़ने लगा। हेडविग उड़कर उसके घुटने पर बैठ गई और धीरे धीरे आवाजें निकालने लगी। हरमाइनी ने बेचैनी से पूछा, सीरियस ने क्या लिखा है? पत्र बहुत छोटा और साफ लग रहा था। इसे बहुत जल्दी में लिखा गया था। हैरी जोर से पढ़ने लगा। हैरी, मैं तुरंत उत्तर दिशा में आ रहा हूँ। तुम्हारा सिर का निशान फिर दुखा। ये खबर बहुत बुरी है। मैंने बहुत सी अजीब अफवाहें सुनी हैं। अगर निशान दोबारा दुखे तो सीधे डंबलडोर के पास जाना। लोग कहते हैं कि उन्होंने बावरे नयन मूडी को वापस बुला लिया है, जिसका मतलब ये है कि भविष्य का संकेत उन्होंने पढ़ लिया है। भले ही बाकी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं जल्दी ही संपर्क करूंगा। रॉन और हरमाइनी को मेरा प्रेम देना। हैरी, अपनी आंखें खुली रखना। सीरियस। हैरी और रॉन उसे एकटक देखते रहे। वो उत्तर दिशा में आ रहा है। वो वापस आ रहा है, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। डंबलडोर ने भविष्य के कौन से संकेत पढ़ लिए हैं? हैरी, क्या हुआ है? रॉन ने उलझन में कहा। क्योंकि हैरी ने उसी समय अपना सिर ठोक लिया था, इसलिए झटके के कारण उसकी गोद से हेडविग टपक गई। हैरी ने गुस्से में कहा, मुझे उसे ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। रॉन ने हैरानी से कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे ही कारण वो वापस लौट रहा है, हैरी ने कहा और इस बार टेबल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि हेडविग रॉन की कुर्सी पर पहुंच गई और गुस्से में चीखने लगी। वो वापस लौट रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं मुश्किल में हूँ, जबकि मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं है। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, हैरी ने हेडविग से कहा, जो उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखकर चोंच उठा रही थी। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो उल्लू घर चली जाओ। हेडविग ने उसे बहुत चिढ़कर देखा और खुली खिड़की से उड़कर बाहर चली गई। जाते जाते वो अपने पंख उसके सिर पर मारती हुई गई। हैरी, हरमाइनी ने शांत करने वाली आवाज में कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं, हैरी ने बेचैनी से कहा। कमरे में जाकर उसने पजामा पहना, मसहरीदार पलंग पर चढ़ गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अगर सीरियस वापस लौटता है और पकड़ा जाता है तो ये उसकी यानी हैरी की गलती होगी। उसने अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखा? कुछ पलों के लिए उससे दर्द नहीं बर्दाश्त हुआ। वो उसे बता बैठा, काश समझदारी से अपना मुंह बंद रखता। कुछ समय बाद रॉन के कमरे में आने की आवाज सुनी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। हैरी काफी देर तक लेटा लेटा अंधेरे में ऊपर देखता रहा। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। अगर हैरी थोड़ा कम परेशान होता तो उसे यह एहसास हो गया होता कि आम तौर पर गूंजने वाली नेविल के खर्राटों की आवाज इस समय नहीं गूंज रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो अकेला ही नहीं जाग रहा था, बल्कि नेविल भी जाग रहा था।